चलो भाई आ जाओ। देखो सुनो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये किसके बारे में। हम लोग मगध एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे ना, और मगध एम्पायर के जितने भी वंश वगैरह हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो मगध के बारे में पढ़ रहे थे। मगध पे जितने भी वंश हैं वो हमने पढ़ा। भाई बातें नहीं करो। तो एक हो गया हर्यक वंश जो हमने पढ़ा था, एक हो गया शिशुनाग वंश, एक हो गया आपका नंद वंश, ठीक है, एक है आपका मौर्य वंश, ठीक है, उसके बाद आपका शुंग वंश, ठीक है, उसके बाद आपका कर्ण वंश, ठीक है ना, ठीक है, उसका गुप्ताज है, पल्लवाज है ना। तो हसीना माशू का ग्रेट क्लियर क्लियर करके जो हमने पढ़ा था उसके सारे वंश हमने देखे थे। ठीक है, जैसे हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था कि बिंबिसार उसका संस्थापक है, फिर इसका बेटा उसकी हत्या कर देता है अजात शत्रु, फिर उसका बेटा उदयन उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार से चलता रहता है सीक्वेंस। तो सब में थोड़ा बहुत है। मौर्य वंश के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा था, थोड़ा बहुत अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब पॉइंट्स हमने देखे थे। क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है शुंग वंश, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और भी दो चार वंश है वो देखो आप लोग। तो इसमें हमें वो भी पढ़ना। और मौर्य एम्पायर के बाद देखो सुनो, कोई भी वंश जब खत्म होता है ना तो हम उसको कहते हैं लेटर वर्ड लग जाता है उसका, है ना। जैसे अगर मौर्य वंश खत्म हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, लेटर मौर्य पीरियड, लेटर मौर्य पीरियड, है ना, यानी कि उत्तर मौर्योत्तर काल, उसको हम क्या कहेंगे, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल अब आपने पढ़ा था कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य था या अशोक जो था उसकी उसकी जो बाउंड्रीज थी वो तो ईरान इराक तक जाती थी, है ना। तो उनके रिलेशन भी कैसे थे, ईरान इराक तक थे, विदेशियों से उनके रिलेशन थे। उसने खुद विदेशी लड़की से शादी की थी। और ये लोग इतने बहुत पावरफुल भी थे ये लोग। तो विदेशियों की हमारी विदेशियों से दोस्ती भी थी और दुश्मनी भी थी। तो विदेशियों इनके मर जाने के बाद, किसके, इसके खत्म हो जाने के बाद, मौर्य वंश के खत्म होने, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद, बिंदुसार के जाने के बाद और उसका बेटे अशोक के जाने के बाद जो है वो धीरे धीरे विदेशियों का आगमन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा क्या पढ़ना है वो देखो आप लोग। सबसे पहले इसमें आता है ब्राह्मण वंश के बारे में। ठीक है, तो शुंग वंश आ जाता है इसमें, है ना। देखो ये ब्राह्मण एम्पायर पता है क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपने जब वैदिक काल पढ़ा था वो भी ब्राह्मण एम्पायर था। बीच में ये जो कुछ टाइम पीरियड जो चला गया, कहां से लेकर कहां तक, जैन धर्म बुद्ध धर्म से लेकर के ये मौर्य काल तक, ये सारे के सारे जो है वो ब्राह्मण काल नहीं है, मतलब उसमें ब्राह्मणों का शासन नहीं है। पहले ब्राह्मण शासन में थे, पहले पावरफुल थे, और अभी भी ब्राह्मण इस वाले ड्यूरेशन में पावरफुल है। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये जो ब्राह्मण ड्यूरेशन है इसमें क्या क्या आता है वो देखो आप लोग, कौन कौन सा संस्थापक है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है ना, तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश है आपका, शुंग वंश। ज्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में डिटेल, इसलिए ज्यादा कुछ हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो तो क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो सबसे पहले मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, और वो किस जाति का था, ब्राह्मण। इसी की वजह से इसको ब्राह्मण साम्राज्य की कमबैक कहते हैं, मतलब ब्राह्मण साम्राज्य जो है वो लौट के आया इसी कारण से। ठीक है, अच्छा इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई विदिशा को। ठीक है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अब ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा ना विदेशियों का आना जाना तो लगा रहता था उस समय, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। तो एक बहुत ही बड़ा एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, मिनांडर। उसकी क्या खास बात थी, वो कहता था मैं जहां जाऊंगा ना मैं वहां पर युद्ध नहीं करूंगा, मैं उनसे ना डिबेट करूंगा आपके रिलीजन को लेकर के। अगर आपके नॉन में जो भी बंदा पावरफुल है, नॉलेजेबल है आपके धर्म को लेकर के, ठीक है ना, वो क्या करे, आगे मुझसे डिबेट करे। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारा रिलीजन अडॉप्ट कर लूंगा और हार मान लूंगा, और अगर तुम हार जाओगे तो तुम मेरा रिलीजन अडॉप्ट कर लेना, तुम हार मान जाना। इससे युद्ध में जो खून पसीना बहता वो बच जाएगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो हुआ क्या कि ये जो मिनांडर था, ये लगभग बहुत सारे लोगों को दुनिया में हरा चुका था, और इसने यहाँ पे आकर के जो है वो डिबेट लड़ा किसके साथ, खुशवंत सिंह के साथ, और क्या हो गया, हार गया बेचारा ये। और इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया, कौन सा धर्म अडॉप्ट कर लिया इसने, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया है ना। बौद्ध धर्म के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, शायद बौद्ध धर्म था ये, क्या था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट को, शुंग वंश का अंतिम शासक। देखो मैंने कहा ना, एक संस्थापक आपने पढ़ लिया और एक आप देख रहे हो सीधे सीधे अंतिम से, बीच में क्या राजा है उतना कोई पावरफुल नहीं है, सिख वैसे हम नहीं देख रहे हैं। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। और इसकी हत्या कौन कर देता है, इसकी हत्या जो है वो 73 ईसा पूर्व में जो है वो वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नया वंश आ जाता, कौन सा, कर्ण वंश आ जाता है, ठीक है ना। ये जो वासुदेव है ये भी जो है ना ब्राह्मण वाला ही है, तो इसी की वजह से ये भी ब्राह्मण वंश की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब तो कर्ण वंश आ गए यहाँ पे, कर्ण वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा फिर, कर्ण वंश का संस्थापक यानी फाउंडर कौन कहलाएगा, वासुदेव। कौन कहलाएगा, वासुदेव। और सीधे सीधे अब इसके अंतिम राजा पे आ जाओ। कर्ण वंश का अंतिम राजा जो है वो सुशर्मा था, सुशर्मा हुआ, ठीक है ना। अच्छा, और आगे क्या बात कहते हैं, अब सुशर्मा की हत्या जो है वो सिमुक ने कर दी है, और ये 60 ईसा पूर्व कर दी है। मतलब ये जो सुशर्मा था ये लगभग 10 साल तक रहा, ठीक है, 10 साल नहीं सॉरी, ये टोटल ये वंश ही जो है वो देखो 73 ईसा पूर्व में तो वासुदेव बना, और 60 में 13 साल में ये खत्म हो गया वंश, है ना। सुशर्मा की हत्या किसने कर दी, सिमुक ने कर दी। और कौन सा वंश चालू किया, सातवाहन वंश। तो पहला आपने पढ़ा, मौर्य काल के खत्म होने के बाद 3 वंश बन गया हमारे पास। कौन कौन से, एक तो बना आपका शुंग वंश, कर्ण वंश, और एक बन गया क्या आपके पास, सातवाहन। सातवाहन, अभी सातवाहनों की कई ब्रांचेस भी थी, लेकिन अभी फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो सिमुक ने जो है वो सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन कौन से वाले, इसको आंध्र वंश भी कहते हैं। इन्होंने अपने अब देखो ये आंध्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भारत में इनकी कई सारी ब्रांचेस थी, शायद पता नहीं मैंने इमेज रखा है या नहीं रखा है, नहीं रखा है, लेकिन ये अलग अलग ब्रांचेस थी। ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया था वो इनका था, इस वाले सातवाहन का, इसकी वजह से उसको कहते हैं। इन्हीं की जैसे होता है ना कि एक ही खानदान के 2-3 लोग होते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं, उसी प्रकार से था ये, बढ़ चुके थे, ठीक है। तो सातवाहन वंश जो आंध्र वंश कहते थे इसको, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान में स्थापित की, और ये आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये जो जगह है ये अभी आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद में। नेक्स्ट की बात करते हैं, सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे सिमुक, ठीक है ना, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, और इसके अलावा वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी और यज्ञश्री सातकर्णी। अब देखो ये ऐसा रिजीम चल रहा है जहां जो सोसाइटी जो है ना वो मैट्रियाकल है, यानी कि मात्र सत्तात्मक है। ये जितने लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं इसके साथ इनके मदर के नेम भी, जैसे गौतमी पुत्र है ना तो इसका नाम सातकर्णी है, लेकिन गौतमी क्या इसकी मदर का नाम है। ये लोग माँ का नाम लिखते थे, लेकिन गद्दी पे कौन बैठेगा, पुरुष ही बैठेगा, ठीक है ना। मतलब भले ही वो माँ का नाम लिखते थे, मतलब कि
हेलो, कुषाण वंश के जो है क्या मिलेंगे, क्वेश्चन भी काफी सारे मिलेंगे आपको। तो पहला वंश के बाद जो है वो कुषाण वंश आया, और कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुजुल कडफिसिस, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे पॉपुलर राजा कौन था, उसका नाम था कनिष्क। सबसे फेमस राजा जो था वो था कनिष्क, ठीक है ना। और क्या क्या इनकी जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर या पेशावर कह सकते हो, जो वही वाला इलाका है पंजाब के साइड वाला। और इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा, ठीक है ना। अब कनिष्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कनिष्क के आते हैं। कनिष्क जो है वो राजा बना 78 एडी में। आफ्टर डोमिनी की बात हो रही है यहाँ पे ना, एडिनो डोमिनी की बात हो रही है। अब ईसा मसीह के जन्म के आगे जा चुके हैं हम लोग, ठीक है। गद्दी पे बैठा, और जैसे ही ये गद्दी पे बैठा, इसने एक कैलेंडर चलाया जिसको क्या कहते हैं, जिसको शक संवत कहते हैं। ये कैलेंडर को कहते हैं गाइस, ठीक है, शक संवत। देखो जैसे आपको पता, कोई भी राजा जब कभी भी बनता था ना, राजा या कोई भी अचीवमेंट हासिल करता था, वो अपने नाम का कैलेंडर जारी कर देता था, ठीक है। और ऐसा ही कैलेंडर बाकी रिलीजन वाले भी जारी करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेपालियों का अलग कैलेंडर है, मुस्लिम्स का अलग कैलेंडर है, जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं नॉर्मल डेज में, ये किसका कैलेंडर है, ये ईसाइयों का कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर फॉलो करते हैं कि आज 12 अक्टूबर है, आज 13 अक्टूबर है। लेकिन हमारे वाले कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ और डेट चल रही है। और दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है वो ब्रह्म कैलेंडर है, जो कि जिसमें 1 लाख वर्ष तक हो चुके हैं, ठीक है। इनमें तो 2000 ही चल रहा है ना, अभी तो 2000 क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, ठीक है ना। और ये जो शक संवत का कैलेंडर है गाइस, यही भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, यूज किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा कैलेंडर फॉलो करती है, शक संवत फॉलो करती है, कुषाण ने जो इशू किया था। तो ध्यान रखना, ये 78 एडी में बना है, मतलब कि जब अंग्रेजों का कैलेंडर 78 एडी में था, तब इसका 0 चल रहा था, है ना। ये यूं कह लो कि हम उससे 78 साल आगे हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। तो अभी 2024 अगर चल रहा है, तो 78 जोड़ोगे तो इसमें क्या चल रहा होगा भाई, 2100 समथिंग चल रहा है ना। तो 8 4 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 10 का 1 हो गया, और ये 2102 चल रहा है फिर तो, है ना। और 1947 में देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय कितना चल रहा था आपका, 8 7 का 5, 12 का 2, 2025 चल रहा था, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग का अलग अलग चलता रहता है, ठीक है। तो आगे जो जोड़ा है वही तो हमारा वाला ना। आगे कौन है, आगे अंग्रेज नहीं है, प्लस ऐड कर देंगे, नहीं नहीं प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। आप अपने घर पे जाना, आप अपने घर पे जाना, जो पंचांग वाला कैलेंडर होगा उसमें देखना क्या चल रहा है, और वो कौन सा कैलेंडर है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कैलेंडर का अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने पीछे पढ़ा था, वो जैन के राजा ने कब हराया था भाई उसको, 58 में हराया था ना। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानती थी। अब 1947 में जरा आप 58 ऐड करना, कितना हो जाएगा ये, 2005 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और तो एक तरह से देखा जाए तो हाँ ये ठीक है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानती थी, ठीक है ना। लेकिन बाद में किसको चेंज कर दिया उन्होंने, सेकंड वाला चेंज कर दिया था, वो मानती है, ठीक है। अब हमारे घर में जो कैलेंडर पंचांग यूज होता है, आई थिंक शायद वो यही वाला यूज होता है, ये जो विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत ही उस पर लिखा रहता है पंचांग के ऊपर। आगे नेक्स्ट देखो आप लोग क्या कह रहे हैं आपको। ये जो कनिष्क था ना, अगर ये पक्का वाला अंग्रेज होता और अपने कट्टर वाला अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा होता, तो इसके साथ समस्याएं आती है, लेकिन समस्याएं कुछ खास नहीं आई। जैसे कि अभी आपने पीछे पढ़ा कि इसे कैलेंडर जारी कर दिया, उसी कैलेंडर को कौन मानता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। और इसी के समय में क्या होती, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चौथी बौद्ध संगति, जो हमने पढ़ा था 4, ठीक है। उसने इसको भी संरक्षण दिया था, मतलब बौद्ध धर्म को भी ये सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति जो है वो किसके समय पे हुई थी, कनिष्क के टाइम पे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कहां पे हुई थी,
ठीक है, आपको याद होगा शायद मैंने पढ़ाया था RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो चौथी वॉल संधि किसके समय पे हुई थी? कुंडलवन। और मैंने आपको राजा भी बताया था, अ है ना, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन, और किसके समय पे? कनिष्क के समय पे हुई। आगे देखो, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान। अच्छा देखो, कनिष्क भी क्या मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म में किस को? बौद्ध धर्म दो हिस्सों में डिवाइड था ना, हीनयान और महायान। ये किसको मानता था? क्यों मानता था महायान को? क्योंकि महायान में ना देखो, जितने भी रिलीजन आपने देखा, जैसे जैन धर्म में भी एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर। दिगंबर वो जो कपड़े नहीं पहनते, और श्वेतांबर वो जो कपड़े। किसी भी रिलीजन में दो तरह की धाराएं होती है, एक बिल्कुल ही कट्टर वाली जिसमें आपको खुद के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, है ना, और एक जिसमें बिल्कुल, जिसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है। तो बौद्ध धर्म की जो ये महायान शाखा थी ना, इसमें कुछ रिलैक्सेशन थे कि आप ज्वेलरी पहन सकते हो या आप नॉनवेज खा सकते हो, इस तरह की छूट। ठीक है, नॉनवेज का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब आगे आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? सबसे पहले हिंद यवन ने, है ना, हिंद यवन ने, इंडो ग्रीक्स ने जारी किया। लेकिन सबसे भारी संख्या का मतलब क्या हो गया? मतलब बल्क में किसने जारी किया? तो कुषाणों ने जारी किया। ठीक है ना, सबसे ज्यादा बल्क में। और इनकी शुद्धता जो है ना, इनकी जो क्वालिटी है, वो भी गुप्त काल के मुद्राओं से, मतलब गुप्त काल के सिक्कों से ज्यादा बेटर है। आपको पता है पूरे एंशियंट टाइम में, पूरे एंशियंट टाइम का सबसे जो गोल्डन एरा कहते हैं वो गुप्त काल को कहते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे। ये जो गुप्ता थे ये विदेशी नहीं थे। आपके किसी दोस्त का नाम अगर गुप्ता है या गुप्ता है, जो भी है, गुप्ता है या गुप्ता है, वैसे तो पहले गुप्ता अब गुप्ता हो गया ना। ठीक है, तो ये भारतीय ही होते हैं, विदेशी नहीं होते हैं। लेकिन ये कौन है? ये कौन है? ये जो कुषाण वगैरह हैं, ये सारे के सारे विदेशी हैं। ठीक है ना, लेकिन तभी भी इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, और इनकी जो क्वालिटी होती थी वो गुप्त काल के सोने के सिक्कों से ज्यादा बेटर क्वालिटी की होती थी। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। देखो, जब कनिष्क राजा था, भाई बातें नहीं करो, जब कनिष्क राजा बना, एट द सेम टाइम, जैसे हमने पढ़ा था मगध काल में बहुत सारे अलग अलग राजा थे, तो जब कनिष्क राजा बना ना, तो उस समय और भी राजा थे। तो क्या हुआ कि कनिष्क का जो राजवैद्य था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? चरक, है ना भाई, ठीक है, चरक था जिसका नाम। ठीक है, और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? चरक संहिता। आयुर्वेद से रिलेटेड है ये, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी के दरबार में एक रहते थे वसुमित्र। ठीक है ना, इन्होंने महाविवाह सूत्र की रचना की, और इस बुक को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म की डिक्शनरी कहते हैं। विश्वकोश में था कि कोई भी टर्म, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती तो आप इसमें देख सकते हो, ऐसा। ठीक है, कनिष्क महान क्यों था? क्योंकि इसके दरबार में काफी महान लोग रहते थे। ठीक है ना, अब इसके अलावा कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने जो है वो बौद्धों की रामायण का वाली पुस्तक लिखी जिसका नाम था। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट खोज है, इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम आप देख रहे हो, वो सारे के सारे लोग किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कनिष्क है। ठीक है, कनिष्क की मूर्ति है, मतलब कि जिसका सर हमें ज्ञात नहीं है, और ये अभी भी है कहाँ पे? मथुरा संग्रहालय में अभी भी है। अभी हमने पढ़ा था ना कि मथुरा शैली को इन्होंने डेवलप किया था, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो, भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं? नागार्जुन। ये भी किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, इन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। अच्छा, भारत का आइंस्टाइन क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था ना, सापेक्षता का सिद्धांत वगैरह दिया था आइंस्टाइन ने, बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, वैसे सिद्धांत नागार्जुन ने भी दिए थे, इसकी वजह से कंपेयर कराते हैं। अच्छा, और कौन कौन से बड़े बड़े लोग हैं जो रहते थे? तो नागार्जुन हो गया, ठीक है ना, पाशर्व हो गया, वसुमित्र हो गया। देखो, आपने पढ़ा होगा एक राजा के 9 रत्न होते थे ना, है ना, ऐसे ही कनिष्क के भी बहुत सारे 9 रत्न थे। 9 रत्न के लोगों में से टीम थी पूरी। तो कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट था, कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही बड़ा ग्रामर का नॉलेजेबल पर्सन था, कोई बहुत ज्यादा वाइज था। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग चीजें थी।
कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? 102 ईस्वी में हो गई। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। आगे ये वासुदेव पहले भी आ चुका है, वो वासुदेव अलग है और ये वासुदेव अलग है, ठीक है ना। इसके बारे में 2-3 बातें और ध्यान रखनी है आप ये देख रहे हो, ध्यान सुना, बातें नहीं करो भाई। ये भारत है, कनिष्क भारत का राजा है, लेकिन उसने क्या किया था कि ऊपर जाकर के जो सिल्क रोड जो जाता है ना, सिल्क रोड क्या करता है? एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से जोड़ता है। उस पर जाकर के इसने कैप्चर कर लिया था और वहां पर टोल टैक्स लगा दिया, तो जो जाएगा क्या देगा? पैसे देगा, ठीक है ना। तो इसने क्या, रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रोड को उसने क्या कर दिया था? एक्वायर कर लिया था, ठीक है ना। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? कुषाण थे, और इसमें भी सबसे प्रसिद्ध कौन है? कनिष्क है, ठीक है। रेशम बनाने की टेक्निक जो है वो सबसे पहले चीनीज को लेकर के ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पटाखे बनाने की सबसे पहले टेक्निक चाइनीज को जाती है। कागज बनाने, जो हम कागज यूज करते हैं, इसको बनाने की टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले चाइनीज को जाती है। इसके अलावा आईएएस की परीक्षा पूरे विश्व में शुरू करने की टेक्निक भी किसको जाती है सबसे पहले? मतलब कि सोसाइटी में जो है इंटेलेक्चुअल लोगों को एग्जाम के थ्रू अपने पास बुला लो और देश उससे चलाओ, ठीक है ना। ये सारा कुछ वहीं से आता है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, गांधार शैली और मथुरा शैली, भाई बातें नहीं करो, अलग अलग बिठा दूंगा। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शैली का मतलब क्या होता है आपका? शैली का मतलब होता है मेथड ऑफ मेकिंग थिंग्स। आर्किटेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपने गांधार शैली देखो, ये बौद्ध धर्म का था ना। ये तो गौतम बुद्ध की मूर्ति देखी आपने? आप देखना कभी गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो एक ही जेस्चर में होती है, ऐसे बैठे हुए हैं योग की स्थिति में। बाल कैसे हैं? ऐसे करली, ऐसे ना गोल गोल से घूमे घूमे बाल होंगे उनके, देखना कभी आप लोग, है ना। पीछे जुड़ा भी हो सकता है, लेकिन गोल गोल बाल भी होते हैं उनके। पूरे विश्व में आपको 2 ही जेस्चर में महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, या तो लेटे हुए, चाइना वगैरह में लेटे हुए भी दिखते हैं, और या तो फिर बैठने की मुद्रा में। ये जो डेवलपमेंट है ये किसने कराया? मतलब कि मथुरा में गौतम बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां बनती थी जो आज तक चल रही हैं। उनका कोई और आपको कभी दिखेगा नहीं, ना हंस रहे हैं ना कोई और पोजीशन कभी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो गांधार कहाँ पे? जो भारत के ऊपर वाला जो इलाका पड़ा था हमने, वो कंबोज गांधार वाला, वो दोनों जगह पे ऐसी मूर्तियां बनाई जाती थी। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है साउथ का आ जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना आप लोग। हमने सबसे पहला मगध एम्पायर पढ़ा। मगध एम्पायर में बहुत सारे वंश पढ़े, है ना। हमने पढ़ा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, खत्म हो गए। उसके बाद विदेशी आ गए। सातवाहन वंश के बाद हिंद यवन, ठीक है ना। उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, ये सारे हो गए। इतना कुछ खत्म होने के बाद एट द सेम टाइम गाइज साउथ इंडिया में भी बहुत कुछ रिसर्च चल रहा था, बहुत सारी किताबें लिखी जा रही थी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगम काल। अब संगम ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये जो चोल, यहाँ साउथ इंडिया में मेन 3 डायनेस्टीज है जो मेन चलती है। कौन कौन सी? चोल, चेर और चोला, चेराज और पांड्याज, ठीक है। ये तीनों मिलकर के जहां पे डिबेट करके बुक्स लिखने को लेकर के एग्री होते थे संगम पे, तो उसी को संगम वंश कहते हैं, उसी मिलने को। तो संगम युग में जो है तमिल क्षेत्र, तमिल मतलब ये जो साउथ इंडिया का एरिया है, इसमें 3 राज्य हैं या 3 वंश है। कौन कौन से? चोल वंश है, चेर वंश है और पांडे वंश है, ठीक है ना। ये पांडव वाला पांडे नहीं, पांडे वंश है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ना संगम का आयोजन हुआ। संगम का आयोजन क्या था भाई? जहां पे सारे इंटेलेक्चुअल लोग मिल करके बुक्स वगैरह लिखने का काम करते थे। तो उस संगम का, जैसे बौद्ध वो हुए ना, बौद्ध संगीतियां हुई, वैसे ही ये हुआ। लेकिन ये जो संगम का आयोजन हुआ, इसका संरक्षण कौन दे रहा था? इसको पांडे लोग जो है संरक्षण दे रहे थे, मेनली संरक्षण वही लोग दे रहे थे, ठीक है। अब ध्यान सुना, 3 टोटल संगम वंश हुए हैं, मतलब 3 टोटल संगम हुए। पहला, ठीक है, जो कि मदुरई में हुआ है, और वो अगस्त ऋषि के उसमें हुआ है, ठीक है। और वर्तमान में इसका एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, मतलब ये समाप्त हो चुका है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा भी जो है वो कपाटपुरम में हुआ है, ये अगस्त ऋषि के उपलक्ष्य में हुआ, और एक तोलका पियर के उपलक्ष्य में हुआ है।
इसका एकमात्र ग्रंथ है जिसको तोलकम पीएम कहते हैं। ये एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं मैं आपको। और तीसरा जो संगम हुआ वो किस में हुआ? मदुरई में हुआ, वो नक्कीकर के उसमें हुआ। और कई ग्रंथ इसमें उपलब्ध हैं इसके अभी भी वर्तमान में जो अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि साउथ इंडिया में टोटल कितनी डायनेस्टीज हैं? 3 डायनेस्टीज है, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। ठीक है, और जितने भी ये क्या नाम है, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे साउथ इंडिया में, वो क्या करते थे? संगम, संगम का मतलब मिलना एक तरह से, है ना, एक मिलते थे किसी नदी के किनारे और वहां पे डिबेट होती थी और उसको बाय डॉक्यूमेंट वो लिखते थे। ठीक है ना, टोटल कितने संगम हुए? और इसको संरक्षण कौन देता था? पांडे वंश देता था। ठीक है ना, चोल चेरो पांडे नीचे वाले जो थे वो। ठीक है ना, पांडे वंश संरक्षण देता था। 3 हुए और 2 में तो अगस्त ऋषि ही है। ठीक है ना, और तीसरे में नक्कीकर है। पहला तो इतना पुराना है, मतलब ईसा काल पूर्व का भी है, जिसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट अब है ही नहीं हमारे पास। दूसरे वाले को भी लेकर के एक ही हमारे पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, और तीसरे वाले को लेकर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं। ठीक है ना, अगस्त ऋषि वगैरह ये जो है वो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं गाइस, वापस से नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाते हैं। किसके बारे में? गुप्ता एम्पायर के बारे में, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, अब करोगे कैसे? दिक्कत तो ये है।